गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लास के इस लेक्चर में हम आपको सिंपल सर्किट लेसन में किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, EVR रिलेशन, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई थी। आज उसी के आगे लेके चलते हैं और आपको आज बताते हैं क्या होते हैं आपके किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दो नियम दिए थे। तो प्रथम नियम क्या होता है उनका देखिए। प्रथम नियम या इसी को बोलते हैं संधि का नियम। क्या बोलते हैं? संधि का नियम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था। देखिए, इसमें क्या होता है कि वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, ठीक है, मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है? आपका 0 होता है। अगर शॉर्ट में हम आपसे कहें तो क्या हो जाएगा कि वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। अब इसको आप फिगर के रूप में देख लीजिए। जैसे ये हमने ले लिया आपका, यहाँ पर कोई संधि ले ली। संधि क्या कहलाती है? जहाँ पर कई सारी चीजें आके मिले और वहां से कई सारी चीजें आके जाके निकलती हुई दिखाई दे। जैसे चौराहा होता है। चौराहा क्या होता है? 4 रास्तों का समूह होता है। उसी तरीके से संधि होता है। तो देखिए, ये माना हमने संधि पॉइंट ले लिया। यहाँ पर कुछ धाराएं हमारी आ रही हैं और कुछ धाराएं हमारी क्या हो रही हैं? वापस जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अंदर धारा I1 आ रही है, ये I2 धारा है हमारी बाहर जा रही है, I3 धारा अंदर आ रही है, I4 धारा ये भी आपके अंदर आ रही है, I5 है ये आपकी बाहर जा रही है और ये आपकी I6 ले ली हमने, ये भी क्या हो रही है? बाहर जा रही है। इस तरीके से हमने ये धाराएं ले ली है। ठीक है, कुछ धाराएं हमारी क्या हो रही हैं? अंदर की ओर आ रही हैं और कुछ धाराएं हमारी बाहर की ओर जा रही हैं। और ये सभी धाराएं बिंदु को, जो हमारा संधि वाला पॉइंट है, वहां पर मिल रही है। तो हमने क्या बताया कि वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। यानी सिग्मा I का जो मान होगा हमारा, सिग्मा I इक्वल कितना होता है? आपका 0। ठीक है, अब सिग्मा I क्या वैल्यू रखेंगे तो अंदर आने वाली धाराएं कौन सी है आपकी? I1 प्लस अंदर और कौन सी आ रही है आपकी? I3 आ रही है, प्लस अगली धारा कौन सी अंदर आ रही है? और कोई धारा आपके अंदर I4 भी आ रही है। तो ये हमने ले ली अंदर आने वाली धाराएं। ठीक है, अब जिन धाराओं की डायरेक्शन चेंज हो गई है उनको आप नेगेटिव साइन ले लीजिए। तो माइनस का ले लीजिए क्या? जो बाहर जा रही है I2 आपकी, ठीक है, माइनस की क्या ले ली हमने? बाहर कौन सी जा रही है? I5 ले ली और माइनस की क्या ले ली आपकी? I6 और इक्वल कितना हो जाएगा? 0। यानी अंदर आने वाली धाराएं ये हो गई और ये हो गई हमारी बाहर जाने वाली धाराएं। अब आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए इक्वल की साइड, तो आपका ये आ जाएगा I1 प्लस I3 प्लस I4 और इक्वल हो जाएगा आपका I2 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन या ये कह सकते हैं कि एक तरीका एक्सप्लेन करने का और निकाल सकते हैं कि अंदर की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं का योग। ठीक है, योग यहाँ भी आप देख सकते हैं संधि की ओर, अंदर में लिखना हो, अच्छी लैंग्वेज लिखनी हो तो लिख सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर किसके हो जाएगा? संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं का योग। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका? किरचॉफ का प्रथम नियम। संधि का नियम भी कहते हैं इसको, धाराओं का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये
देखिए इसके कई नाम होते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट होता है, आपका पूछा जाता है आपसे कि जो प्रथम नियम था वो किस संरक्षण पर आधारित है, या ये कह सकते हैं आपसे पूछ लेता है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है या बेस्ड है। तो जो आपका प्रथम नियम होता है, ठीक है, वह है आपका आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, किस नियम पर आधारित होता है? आपका आवेश संरक्षण के नियम पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? यानी किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वह है आपका आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या होता है कि वैक्यूम परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग ऐसा होता है आपका शून्य होता है, यानी सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा 0। आई की यहाँ वैल्यू रख दी हमने, अंदर आने वाली धाराओं को प्लस चिन्ह से और संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं को माइनस चिन्ह से व्यक्त किया, इक्वल की उस साइड ले गए। तो यहाँ से एक रूप और मिल गया आपसे कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर किससे हो जाएगा? संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये तो आपका था किरचॉफ का प्रथम नियम। अब चलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। ठीक है, इसी के आगे चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या होता है। देखिए द्वितीय नियम, ठीक है, इसी को बोलते हैं लूप का नियम। क्या बोलते हैं? लूप का नियम। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है, इसको पहले हम आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कराएंगे, इसके बाद आपको हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, क्या होता है आपका कि जैसे हमने एक बंद पास ले लिए, एक सर्किट हम बनाएंगे अपना, ये हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ये हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, नीचे गए, फिर से एक हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, यहाँ पर हमने फिर से एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और आगे जाओगे आप, चित्र तो आपको सही बनाना है। नीचे गए, नीचे आपने रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इनको यहाँ पर टोटल को सबको क्या कर दिया, बाउंडेड कर दिया। ये हमारे इस तरीके से हमने एक सर्किट बना लिया है। लाइनिंग वाइनिंग आप अपनी सीधी करके बनाइएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये हमारी बैटरी है, E1 हो गई। ये बैटरी क्या हो गई हमारी, E2 हो गई। ये हमारा प्रतिरोध क्या हो गया, R1 हो गया। ये R2 हो गया। ये क्या हो गया, R3 हो गया। इस सर्किट को नाम दीजिए A, B, C, D, E और ये क्या हो गया आपका F। ये नाम दे दिए। पहला जो आपका बैटरी लगी हुई है, इससे जो धारा बाहर निकलेगी वो क्या हो जाएगी, I1। दूसरी बैटरी से जो धारा बाहर जाएगी वो क्या हो जाएगी, I2। और जाके तीसरी वाले प्रतिरोध में जो धाराएं जाएंगी वो कंबाइंड धाराएं होंगी I1 प्लस I2। यहाँ पर फिर से रिटर्न हो गया आपकी I2 आ जाएगी, यहाँ तो दोनों जाएंगी आपकी I1 प्लस I2 दोनों जाएंगी। ऊपर आपकी फिर से क्या हो जाएगी, आपकी धारा I1 रिटर्न होकर आ जाएगी। इस तरीके से हमने ये आपका चित्र ले लिया है। ठीक है, अब क्या होता है समझ लीजिए। इसका एक सॉल्व प्रूफ आप याद रखिए पहले कि सिग्मा आई आर बराबर क्या होता है आपका, सिग्मा ई होता है। क्या होता है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। अब आपको इसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई क्या होती है आपकी धारा, आर क्या होता है आपका प्रतिरोध। तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का, और सिग्मा का मतलब क्या होता है आपका बीजगणितीय योग। मतलब अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी क्या निकल गया यहाँ पे, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये तो अपना सॉल्व हो गया। अब इसी को आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो क्या कहोगे कि वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, कितने बंद पास हैं यहाँ पर, 2। पहला क्या है, A, B, E, F। ठीक है, क्या पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक बंद पास के अलग अलग खंडों में प्रवाहित धारा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, प्रत्येक
वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के अलग अलग खंडों में प्रवाहित धारा और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग या किसके बराबर होता है? उस पास पर कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आ जाता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा सी। फिर समझ लीजिए कि वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के अलग अलग खंडों में प्रवाहित धारा, ठीक है, दो खंड है आपके, एक ही बंद पास है और आपका एक ये बंद पास है। तो अलग अलग खंडों में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग है उस पास पर कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये तो आपको क्या होता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, ठीक है। अब आप इसको चाहे तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसको और एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले देखें दो बंद पास है। तो बंद पास पहला वाला कौन सा है आपका? ए बी ई एफ ए में हमने आपको क्या बताया कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। चलिए देखते हैं। अब देखो इसका जो डायरेक्शन होगी पहले वाले बंद पास की वो क्या होगी? इस तरीके से क्लॉकवाइज आपकी होगी, किस तरीके से डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब देखो इसकी अगर हम बात करें धारा और प्रतिरोध का क्या करना है? गुणनफल। तो देखो इस सर्किट में क्या है हमारी धारा कितनी बह रही है? I1 और प्रतिरोध कितना है? R1। तो पहला क्या हो जाएगा? I1 × R1। नीचे वाले में देखें तो क्या है? धारा आपकी I2 है, प्रतिरोध आपका क्या है? R2। अब आएगी डायरेक्शन की बात। तो देखो इसकी डायरेक्शन तो उसी सेम डायरेक्शन में तो प्लस चिन्ह लेंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I2 वो हो रही है इस साइड और ये हो रही है इस साइड। अपोजिट डायरेक्शन में है तो चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा बराबर। अब किसको लेके आना है? विद्युत वाहक बल को लेके आना है। तो विद्युत वाहक बल एक E1 है और दूसरा क्या है आपका? E2 है। तो उसकी भी डायरेक्शन क्या है आपकी? चेंज है। तो क्या हो जाएगा आपका? E1 माइनस क्या ले लेंगे? E2 ले लेंगे। ये तो हो गया हमारा किसकी बात कर ली हमने? पहले बंद पास A B C E F A की बात हमने कर ली। अब चलते हैं हम नीचे वाले बंद पास में जो दूसरा है, ठीक है, बंद पास, ठीक है, कौन सा? B C D E B C D E B में। इसमें भी जब अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इसको लेके चलेंगे। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो देखो ये डायरेक्शन इसकी सेम ही हो जाएगी। तो देखो I2 और इसकी डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो क्या लेंगे? पहले I2 और उसके साथ क्या आ जाएगा आपका? R2। ये दोनों आ जाएंगे। अब नीचे बात करते हैं तो नीचे वाले में दो धाराएं जा रही है I1 और I2। तो यहाँ ले लिया हमने I1 प्लस I2 और उसमें जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है वो कौन सा है आपका? R3 है, ठीक है। और डायरेक्शन तो क्या है? देखो उसी की डायरेक्शन में तो प्लस ले लिया बराबर। विद्युत वाहक बल केवल एक काम कर रहा है, कौन सा? E2। इस वाले बंद पास में जो आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल है वो क्या है? केवल E2 लगा हुआ है। तो ये आ जाएगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 × R3 बराबर E2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 के मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपके सवालों में भी यूज होने, सवाल लगाने के ये आपके तरीके भी होते हैं और एक्सरसाइज में आपको सवाल भी ये मिलेंगे। अब यहाँ एक बात आती है कि जो आपका द्वितीय नियम होता है, ठीक है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है ये किस संरक्षण पर आधारित है? तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वह है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या होता है? डिपेंड करता है, या ये कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। जो पहला नियम हुआ वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर और जो द्वितीय नियम हुआ वो किस संरक्षण के? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या आता है आपका। इसी में अब अगला टॉपिक आता है आपका व्हीटस्टोन सेतु। चलिए काफी मोस्ट है व्हीटस्टोन सेतु, आपका एग्जाम में भी आता है तो अपना ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। देखो अगला आता है व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। अब क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु? सबसे पहले आप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आखिर है क्या व्हीटस्टोन सेतु? तो यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा हम अज्ञात तार का
प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या होता है देखिए, 4 प्रतिरोध हमको ले लेने हैं, ठीक है, और उनको एक समांतर चतुर्भुज के रूप में क्या कर दीजिए, आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने 4 प्रतिरोध ले लिए और उनको हम आपस में समांतर चतुर्भुज के रूप में क्या कर देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया और एक आपका हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो ये हमारे 4 प्रतिरोध ले लिए हमने, इनको नाम देना हो, पहला प्रतिरोध P, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा क्या हो गया S। P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस ले लिए, चारों को समांतर चतुर्भुज के रूप में आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके एक विकर्ण पर, ये एक विकर्ण पर है, इसके एक विकर्ण पर क्या लगा दिया, धारामापी और कुंजी लगा दी। तो ये हमने क्या लगा दी, इसके एक विकर्ण पर धारामापी और कुंजी लगा दी। गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हैं अपना, ये लगा दी हमने। दूसरे विकर्ण पर, ठीक है, ये दूसरा विकर्ण बाहर से ले लिया, इस पर बैटरी लगा दे रहे हैं अपना, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको क्या लगाए दे रहे हैं, एक कुंजी लगाए दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पर एक कुंजी लगा दी हमने, ठीक है, और आपस में इनको क्या कर दिया, इस तरीके से हमने आपस में कनेक्ट। इसको कुंजी K1 कह दीजिए, ये कुंजी क्या होगी हमारी, K2 होगी। ये बन गया आपका चित्र बन गया। यहाँ से हमारी धारा जाएगी कितनी, I, यहाँ पर जाएगी तो धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। पहली धारा क्या हो जाएगी, I1, और दूसरे विकर्ण पर जो दूसरी तरफ हमारी धारा जाएगी वो क्या जाएगी आपकी, I2। ऊपर जाएगी हमारी I1 जाएगी और यहाँ से नीचे भी जाएगी, वो क्या जाएगी आपकी I2। इस तरीके से आपका ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का आपका चित्र हो गया, दिखाई दे रहा होगा सबको, ठीक है। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इसमें, ठीक है। यहाँ से हमारी ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस, सबको मालूम ही है। आई यहाँ से बाहर भी निकलेगी, वो क्या निकलेगी, आई निकलेगी। अब सुनिए क्या होता है। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट ने बताया, क्या बताया, कि 4 प्रतिरोधों को जोड़कर क्या बनाया जाए, एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए। 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज की रचना की जाए, ठीक है भाई। हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, फिर उसकी एक विकर्ण पर क्या लगा दिया जाए आपका, फिर उसके एक विकर्ण पर धारामापी, ठीक है, और साथ में क्या लगा दी जाए, कुंजी लगा दी जाए। तो भाई धारामापी और कुंजी ये लगा दी, और दूसरे विकर्ण पर, जो इसका दूसरा विकर्ण है, उस पर क्या लगा दी जाए, बैटरी लगा दी जाए और कुंजी लगा दी जाए, ठीक है। ये पूरी इसकी संरचना है कि 4 प्रतिरोधों को जोड़कर, किसको जोड़ना है आपको, 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया जाए। फिर उसके एक विकर्ण पर धारामापी और कुंजी लगा दी जाए, जबकि दूसरे विकर्ण पर बैटरी और कुंजी लगा दी जाए। तो सेतु के संतुलन की अवस्था में, इसकी सेतु के संतुलन की अवस्था में क्या होता है, 2 संलग्न भुजाओं की, इस पॉइंट को याद रखना है, 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। 2 संलग्न भुजाएं, एक तो ये दोनों संलग्न है, इनको नाम दे दीजिए भुजाओं को A, B, C, D, ठीक है। तो 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात यानी P/Q इसके बराबर हो जाएगा शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए कि 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया जाए, फिर उसके एक विकर्ण पर धारामापी और कुंजी लगा दी जाए, जबकि दूसरे विकर्ण पर बैटरी और कुंजी लगा दी जाए। तो सेतु के संतुलन की अवस्था में 2 संलग्न भुजाओं के, ठीक है, 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q बराबर क्या हो जाएगा, R/S। चित्र में देख लीजिए, 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया जाए, फिर उसके एक विकर्ण पर धारामापी और कुंजी P1 लगा दी जाए, जबकि दूसरे विकर्ण पर बैटरी और कुंजी K2 लगा दी जाए। तो सेतु के संतुलन की अवस्था में 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये होता है आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है, ठीक है। और एक चीज और होती है, जब हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो जो ये BD विकर्ण है इसमें धारा आपकी नहीं बहती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि संतुलन की अवस्था में जो विकर्ण हमारा BD रहता है, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका
एक्सप्लेनेशन। अब अगर आपको ये सिद्ध करना है कि P बटे Q बराबर R बटे S कैसे होता है, तो चलिए इसको लेके हम अपना आपको यहाँ सिद्ध करना बताते हैं। ठीक है, चलिए कैसे सिद्ध करोगे, समझ लीजिए, इसको भी साफ कर दे रहे हैं। बहुत सिंपल है लेकिन मोस्ट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है आपका, इसमें भी हमने बताया था किरचॉफ का द्वितीय नियम इसमें यूज होगा। सबसे पहले हम क्या कर दे रहे हैं कि बंद पास कौन सा A B D A, ठीक है, A B D A में क्या लगा दे रहे हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो द्वितीय नियम लगाएंगे तो क्या होता है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल। तो यहाँ धारा I1 है और यहाँ प्रतिरोध P है, तो I1 इंटू P। ठीक है, अब दूसरा यहाँ धारा I2 है, प्रतिरोध क्या है, R है, तो ये हो जाएगा I2। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा आपका, R हो जाएगा। तो यहाँ ले लिया हमने I2 इंटू क्या ले लिया आपका, R ले लिया। ठीक है, इतना देखिए। ठीक है, आगे अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखो धारा हमारे नीचे, लेकिन इस सर्किट में जो फॉलो होने वाली धारा की डायरेक्शन देखेंगे तो वो आप किस तरीके से आ रही है। अब I2 डायरेक्शन और इसमें अंतर हो गया तो आपको माइनस का आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0। पक्षांतर कर दीजिए तो I1 इंटू P बराबर कितना हो जाएगा, I2 इंटू R। इक्वेशन क्या हो गया आपका पहला। अब जो दूसरा बंद पास है, अब आप लोग कहेंगे इसमें बैटरी का विद्युत भाग का यूज क्यों नहीं किया, तो क्या इस विद्युत बंद पास में कहीं पर भी बैटरी लगी हुई है, तो नहीं लगी है। जब नहीं लगी है तो हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब क्या करोगे आप, अगला बंद पास, ठीक है, क्या नाम है इसका, BCDB। ठीक है, BCDB में, ठीक है, क्या कर दे रहे हैं अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाए दे रहे हैं। ठीक है, द्वितीय नियम लगाएंगे तो देखो क्या होगा, I1 इंटू Q, तो हमने लगा दिया I1 इंटू Q बराबर, और सॉरी चिन्ह तो अभी देखेंगे नहीं, नीचे क्या है, I2 इंटू S। अब डायरेक्शन की फिर बात होगी, तो देखो यहाँ डायरेक्शन ये इस तरीके से आ रही है और ये होनी चाहिए, और जबकि हमारी I2 करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट में है तो माइनस, बैटरी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 लगा दिया। तो यहाँ आ जाएगा I1 इंटू Q और बराबर कितना हो जाएगा, I2 इंटू S। इक्वेशन क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया। अब आप दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड या फर्स्ट डिवाइड सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 P और अपॉन क्या हो जाएगा, I1 इंटू Q इक्वल हो जाएगा I2 इंटू R और अपॉन कितना आ जाएगा, I2 इंटू S। I2 से I2 खत्म, I1 से I1 खत्म, ये आ जाएगा आपका P बटे Q और बराबर कितना हो जाएगा, R बटे S। ये आपका निकल के आ गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, ये इसका प्रूफ था आपका। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, प्रूफ भी इसका। ठीक है, काफ़ी मोस्ट है और यूजफुल भी है आपके लिए। ठीक है, तो इतना आपको तैयार करना है। अब इसी पर आधारित एक और अगला टॉपिक है आपका, उसको हम स्टार्टिंग करे दे रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी आपकी होनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका मीटर सेतु। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है आपका, मीटर सेतु। अब सबसे पहला चीज आती है कि आपके मीटर सेतु क्या है। ठीक है, तो मीटर सेतु क्या है, अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने वाला एक उपकरण। अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने वाला एक उपकरण। ठीक है, अब दूसरी बात कह सकते हैं कि मीटर सेतु जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है या किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो आपका जो मीटर सेतु होता है वह है आपका व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आपका वर्क करता है। कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले मीटर सेतु क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा अज्ञात तार का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किया जाता है। अब बात आती है कि मीटर सेतु जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो मीटर सेतु आपका जो होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत
पर कार्य करता है। ठीक है, अभी इतना ही इसके लिए रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा हो जाएगा, फिगर वगैरह भी है इसमें आपका, तो कल आपको इसमें एक्सप्लेन करवा दिया जाएगा। कल आपको कोशिश करेंगे कि लेसन आपका हो जाए। ठीक है, आज सिंपल सर्किट लेसन लगभग आपका आधे से ज़्यादा हो गया है, ये कह सकते हैं 70% आपका पूरा हो गया है। तो आप इसको तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कल हम इसी को आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, जो भी बचे हुए टॉपिक हैं वो आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, ताकि सबके पास तक ये सब चीज़ें पहुँच सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।